हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया, मजे में। 4 दिन बाद है ना, घूमने गए थे। अभी आप सरकार में आओ और 2 साल आपको घुमाया जाएगा प्रोबेशन में, है ना। जो भी काम होंगे ऑफिस के वो आप करेंगे। कौन करेगा? जबकि हमारा कोई काम था नहीं तो हमें भेजा गया। टूर्नामेंट, हाँ मैं थोड़ा खेल रहा था क्या? मैं तो गया था साथ में, खेल नहीं रहा था। पर फिर भी एक टीम जो है वो सेमी तक गई, सेमीफाइनल तक गई। ठीक है, हाँ चले अपन आगे। नहीं चलना है? लास्ट कहां तक पढ़ा था बताओ? ठीक 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 ठीक। चलो, हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे जल संरक्षण। क्या पढ़ रहे थे? और जल संरक्षण के अंदर हम पढ़ रहे थे विधियां। उन विधियों में हमने देखा था कुआ, कुई, डेरा, डेरी, जोहड़, बावड़ी, नाड़ी, टोबा। अब देखना है अपने को जालरा। जालरा जो आपने देखा था चित्र के अंदर, आपने देख तो लिया था कि कोई बांध है। उस बांध के आगे का क्षेत्र जहां पे बांध का पानी रिसकर भरता है, रिसकर भरता है, जमा होता है ना, उसे हम कहते हैं जालरा। किसी बांध के इलाके में आप जाएंगे, कोई डैम है, डैम में अगर पानी भरा हुआ है तो उसके आगे का भाग है, वहां पे पानी आपको सदैव मिलेगा। पानी कहां से आया? वो रिस के आया, और उसी क्षेत्र से आपका वो पानी आगे बहता है। तो कोई छोटी धारा या छोटी नदी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बांध के आगे का क्षेत्र जहां पे पानी, जहां बांध का पानी रिस कर जमा होता है, उसे हम कहते हैं जालरा। अब एक और बात मैं समझाऊं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्र मूल जो तालाब है उससे दूर हो सकता है, उससे दूर हो सकता है, जरूरी बिल्कुल पास ही हो। अब इसका क्या हो सकता है उदाहरण समझो। आप बैठे उदयपुर के अंदर और उदयपुर में एक है सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की, और एक है गुलाब बाग। क्या है? जब फतेह सागर पूरा भर जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तब जो आपके सहेलियों की बाड़ी है वहां के जो फंवारे हैं उनकी जो है, उनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। पानी जो है ना, उसकी हाइट बढ़ जाती है, इतना फोर्स आता है। उसके फोर्स से यह फंवारे काम कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में तो कुछ मोटर वोटर लगा दी है, पर पहले के समय में उसके फोर्स से यहाँ पे फुहारे चलते थे। सेम ऐसा वैसा आपके यहाँ पे है दूध तलई, पिछोला का पार्ट है दूध तलई। जब दूध तलई भर जाता है ना, तो गुलाबाग के अंदर एक क्षेत्र है कमल तलई। क्या नाम है? वहां पे पानी आता है। और जब पिछोला पूरा भरा हुआ होता है तो यहाँ पे गुलाबाग में एक मूर्ति लगा रखी है महिला की, उसके हाथ में गड़ा है, उससे पानी ऑटोमेटिक गिरता है। अगर पूरा भरा हुआ है तो उसमें गड़े जो पानी गिरने की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, पर अगर कम भरा हुआ है तो वो पानी कम गिरता है। समझ में आ रही बात? अब आप सोचो कितना दूर है दूतलई और कितना दूर है गुलाबाग, वहां का फोर्स यहां आ रहा है। इस तरह से कितना दूर आपका है फतेह सागर और कितना दूर है सैलबाड़ी, वहां का फोर्स यहां आ रहा है। तो कई बार हो सकता है कि जालरा जो है वो दूरी भी हो सकता है। जैसे जोधपुर क्षेत्र है वहां जालरे दूर है, तो लिखो साथ इसमें जालरा, जालरा और लिखो जालरा और लिखो साथियों। यह किसी बांध के आगे का क्षेत्र होता है, यह किसी बांध के आगे का क्षेत्र होता है, यह किसी बांध के आगे का क्षेत्र होता है जहां बांध का पानी रिस कर भरता है, जहां बांध का पानी रिस कर भरता है, जहां बांध का पानी रिस कर भरता है, जहां बांध का पानी क्या हो रहा है साथियों? रिस कर भरता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र आपका है किसी बांध के आगे का,
वो कहलाएगा आपका जालरा। मैंने आपको लिखवाया था खड़ीन, खड़ीन लिख दिया अपन ने। खड़ीन क्या थे? बाकी खड़ीन, ठीक, बाकी है ना, ठीक। खड़ीन क्या है? तो खड़ीन जो है वो आपके तालाब है। खड़ीन क्या है? तालाब है। अब ये ध्यान रखना कि जो खड़ीन आपके हैं ये कच्चे तालाब है। कैसे तालाब है? कच्चे। कच्चे मतलब जिनके जो दीवारें हैं वो मिट्टी की होगी। किसकी होगी? मिट्टी की होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो खड़ीन आपके हैं इनका निर्माण कौन करवा रहा है? इनका निर्माण करवा रहे हैं आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। कौन करवा रहे हैं? जैसलमेर के अंदर आपके पालीवाल ब्राह्मण करवा रहे हैं। और मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि एक गांव था कुलधरा, और वहां के जो है लोग कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण थे। ये मैंने आपको बताई थी, है ना। इनके द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में ये खड़ीन आपके बनाए गए। जो खड़ीन बेसिकली है क्या? ये तालाब है। क्या है खड़ीन? खड़ीन वास्तव में तालाब है। और ये तालाब कैसे हैं? ये तालाब कच्चे हैं। कैसे है तालाब? कच्चे हैं। जब खड़ीन के अंदर पानी होता है, जब खड़ीन जो है जब बरसात में पानी भर जाएगा तो क्या होगा? इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी है? कच्ची है। तो पानी रिस कर पास की मिट्टी में जाएगा। इसके कारण क्या होता है? इसके जो आसपास का क्षेत्र होता है वहां पे मिट्टी में नमी होती है। क्या होती है? नमी होती है। और उस नमी के कारण यहाँ पे बिना सिंचाई के आप कृषि कर सकते हो, क्योंकि मिट्टी में नमी है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बिना सिंचाई के इस खड़ीन के चारों तरफ आप जो है कृषि कार्य कर सकते हो। और इस प्रकार की जो कृषि है ये कहलाती है खड़ीन कृषि। क्या कहलाती है? और ये खड़ीन कृषि एक तरह से शुष्क कृषि का ही उदाहरण हो जाएगी। मतलब ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई नहीं हो रही है वो क्या हो जाएगी? शुष्क कृषि। तो खड़ीन कृषि एक प्रकार से उसी तरह का उदाहरण आपका है जिसमें आप सिंचाई नहीं कर रहे हो, केवल इस तालाब के अंदर जो पानी है उस पानी से जो मिट्टी आसपास की है उसमें नमी आ गई और वहां आप कृषि कार्य कर रहे हो। तो खड़ीन क्या है? तालाब है। खड़ीन क्या है? किसने बनाए? कहाँ बनाए? जैसलमेर में। कहाँ बनाए? देखो खड़ीन, लिखो दोस्तों खड़ीन, और लिखो ये तालाब होते हैं, ये तालाब होते हैं, तालाब होते हैं जिनका निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, जिनका निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया, जिनका निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया। लिख दिया। नेक्स्ट देखो, खड़ीन के निकट की भूमि में, खड़ीन के निकट की भूमि में नमी पाई जाती है। खड़ीन के निकट की भूमि में नमी, मॉइस्चर, नमी पाई जाती है, जिस कारण वहां बिना सिंचाई के कृषि की जाती है। बिना सिंचाई के कृषि की जाती है। बिना सिंचाई के कृषि की जाती है। इसे खड़ीन कृषि कहते हैं। इसे खड़ीन कृषि कहते हैं। इसे खड़ीन कृषि कहते हैं। खड़ीन कृषि कहते हैं। तो बेसिकली ये खंड है। क्या है? ये ब्लॉक्स है, खंड है। पास पास बहुत सारे जो है तालाब बना दिए जिसमें पानी आपका बरसात का भर जाता है। चलो अपन इससे आगे, अब हम चलते हैं आगे। एक आपने देखा था फोटो जिसमें पानी, बरसात का पानी हम टैंक में इकट्ठा कर रहे थे और उस टैंक को हमने कहा था टांका। क्या बोला था? तो टांका जो है, क्या है टांका? टांका, ये राइट है टांका। राइट क्या है? न जो है वो बीच में आएगा, टांका। तो आपका टांका जो कह रहे हो, टांका जो कह रहे हो वो वास्तव में टैंक है। वास्तव में क्या है वो एक भूमिगत आपका जो है टैंक है जिसमें आप बरसात के पानी को, भूमिगत जो आपका वर्षा का जल आपका है
वह आप संग्रहित कर रहे हो। तो टांका क्या है? भूमिगत टैंक है जिसमें आप वर्षा जल का संग्रह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्षा जल का संग्रह या संग्रहण आप करते हो। देखो दोस्तों, देखो इस प्रणाली में भूमिगत टैंक का निर्माण किया जाता है। भूमिगत टैंक का निर्माण किया जाता है। भूमिगत टैंक का निर्माण किया जाता है। इस टैंक में वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इस टैंक में वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। तो यहां दो तरह से आप काम करोगे। कैसे काम करोगे समझो। पहला काम, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है एक घर है, उस घर के ऊपर छत है हमारी, वहां पे हमने क्या किया, एक पाइपलाइन लगा दी। क्या लगा दी? एक पाइपलाइन लगा दी। और इस पाइपलाइन का जो पानी है वह पानी हम नीचे जो टैंक बना हुआ है उस टैंक में लेकर आ रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं? इस टैंक में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल काम आपका हो गया कि जो पानी गिरेगा बरसात का, वो पानी सारा इस पाइपलाइन के माध्यम से कहाँ जाएगा? इस टैंक के अंदर। ठीक है, ये तो हुई घर की बात। लेकिन जो इलाके खुले हैं, कुछ ऐसे इलाके होंगे गांव में जहां पे पानी आपका बरसात में भरता होगा, उस पानी को अपने को क्या करना है? सेव करना है। क्या करेंगे कि जहां पे पानी आता है, हमें पता है कि इस क्षेत्र में पानी भरता है, हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में टैंक बना देंगे। और जो आसपास का इलाका है, जो पायतन है उसका, आसपास का इलाका है, उसको बिल्कुल साफ रखेंगे, ताकि जब बरसात का पानी आएगा तो यहाँ पे कोई भी जो है गंदा पदार्थ उस पानी में न जा पाए। ठीक है। और जब वो पानी आपका आएगा तो पानी आपका जो है बहता हुआ कहाँ जाएगा? इस टैंक के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस टैंक के अंदर आ जाएगा। अब ये जो टैंक आपने बनाया, ये किसी का पर्सनल नहीं है। ये टैंक तो पर्सनल है, घर का है, लेकिन ये जो टैंक आपका, ये पब्लिक का है। तो जो गांव के जो लोग हैं वो इसका उपयोग करेंगे। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग पीने के पानी के लिए कर रहे हो, या सिंचाई के लिए कर रहे हो, या पशुओं के लिए कर रहे हो। 90% जो उपयोग होगा किसके लिए होगा? पीने के पानी के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका है, ये पूरा का पूरा एक समुदाय विशेष का हो सकता है, किसी गांव विशेष का हो सकता है, जिसमें पूरा गांव इसका उपयोग करेगा। और ये किसका हो जाएगा? पर्सनल। ठीक है। अब इसी का एक नया रूप क्या आया? इसी का नया रूप क्या है साथियों? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर एक बात समझ लो, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली तो वहां काम आएगी जब बरसात कम हो रही है, राइट। जैसे आपने कहा पश्चिमी राजस्थान में भी शुष्क मरुस्थल, जहां बरसात का औसत कितना है? 25 सेंटीमीटर या उससे कम, है ना। अब वहां पे ये टैंक बनाया, इस टैंक की लिमिट होगी 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 50,000 लीटर या 1,00,000 लीटर, हाँ या ना। और वो भर जाएगा आपका 5 बारिश या जितनी पूरा जो मौसम बारिश होगी उसमें। लेकिन यही टैंक अगर मान लो एक लिमिट वाला मैंने बना दिया इस बिल्डिंग के नीचे, इसी बिल्डिंग के नीचे, क्या होगा? यहाँ जो बारिश आपकी है वो इतनी गिरेगी कि वो टैंक जो है, यहाँ पे 2 या 3 जो बारिश आपकी है जो जम के आ जाएगी, उसी में वो टैंक क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। और जो बाकी पानी वो कहाँ जाएगा? वेस्ट। इसमें क्या किया गया कि नया इसमें ये अपनाया आपने प्रणाली। साहब ये घर है, ठीक है, इस घर के अंदर लगना चाहिए ना, घर है, गेट और खिड़की बना दिया ना। अब इस घर के अंदर आपने क्या किया कि जो आपका घर है उसमें आपने क्या किया? पाइपलाइन लगाई। और इस पाइपलाइन को आपने कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? बोरवेल के पाइप से। किससे कर दिया? बोरवेल के पाइप से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जितना भी पानी यहां गिरेगा वो सारा पानी कहां जाएगा? इसके माध्यम से बोरवेल में जमीन के अंदर कहां चला जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? भूमिगत जो जल स्तर आपका है वो बढ़ेगा। आप लोगों को ये पता होगा कि कई बार क्या होता है कि गांव के अंदर या हम शहरों के अंदर बात करें कि यहाँ ट्यूबवेल खोदी, यहाँ निकल गया पानी, यहाँ ट्यूबवेल खोदी, पानी नहीं निकला। हाँ, होता है नहीं होता है? एक जगह ट्यूबवेल खोदी, पानी निकल रहा है, जस्ट इसके 2 कदम बाद हमने बोरवेल खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। मतलब क्या हुआ इसका? सेम गहराई पे आपने खोदा,
मतलब ये हुआ कि यहाँ की जलधारा जो है वो अलग है और यहाँ की धारा अलग है। समझ में आ रही बात? तो हो सकता है ना कि जैसे मान लो ये आपका जो गेट है, इससे ये कमरा स्टार्ट हो रहा है और ये इधर बाहर सीधे स्टार्ट हो रही है सेम, तो हो सकता है कि ये धारा अलग और वो धारा अलग। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका जलस्तर, भूमिगत जलस्तर है, वो इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर कई सारे शहर ऐसे हैं जहां भूमिगत जो जलस्तर आपका है वो आपका गिर रहा है। चेन्नई नंबर 1 आपका बन गया शहर, जिसने कह दिया कि हमारे पास ग्राउंड वाटर 0 है। समझ में आ रही बात? और हमारे यहाँ उदयपुर में भी स्थिति है, झीलों की नगरी हम कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या स्थिति है, अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां मार्च अप्रैल के बाद से पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये राजस्थान के हर जिले की कहानी है, ठीक है ना? तो इसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे कर सकते हैं। ये नया पैटर्न है। मैंने आपको शायद उस दिन बताया भी था कि जिस तरह से सरकार ने घर घर क्या बनवाए, शौचालय बनवाए, पैसे दिए, वैसे ही आने वाले टाइम में जो है ये नियम लागू हो जाएगा। हो चुका है बड़े शहरों में, तो छोटे शहर और गांव की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी नियम हो जाएगा लागू कि अगर आपके घर में बोरवेल है तो आपको इस तरह का पैटर्न अपनाना है। करना क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा है, खाली पाइपलाइन बिछानी है, फिल्टर लगाना है और उस पानी को कहाँ डालना है? बोरवेल के अंदर। अभी आप एक बात बताओ, एक छोटा सा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटी चल रहा है राजस्थान में। आप लोग क्योंकि AO दे रहे हो एग्जाम, तो करंट अफेयर पढ़ते हो, हाँ या ना? स्मार्ट सिटी अपन देखते हैं, उसमें क्या काम हुआ? उसमें ये काम हुआ कि घर घर के बाहर आपने गड्ढे खोदे, पाइपलाइन बिछा दी, और जो आपका गंदा पानी था घर का उसको कनेक्ट कर दिया उस पाइप से। वो गंदा पानी कहाँ जा रहा है? उसमें जा रहा है, राइट? उस पाइप की जो मोटाई है वो मुश्किल से 1.5 फीट के आसपास होगी। 1.5 ज्यादा उतारो, शायद 1 या 1.5 फीट मान लो। इतने से पाइप में वो पानी आपका जा रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, जैसे क्या हुआ, अभी बारिश हुई तो क्या हुआ, वो जो है पाइप हो गई चौक और हर शहर के अंदर पानी भर गया। राजस्थान के हर शहर के अंदर एक घटनाक्रम हुआ कि हर शहर के अंदर आपका वो पानी भरा, जबकि वो पानी पहले नहीं भरता था। क्यों नहीं भरता था? क्योंकि वहां नालियां थी और नालियां चौड़ी थी, वो पानी आपका बह जाता था। अगर पानी भरता भी था तो 5-10 मिनट, अगर बारिश रुक गई तो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद वो पानी खाली हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपने वो नालियां तो बंद कर दी और उसी ने क्या कर दिया, पाइप लगा दिया। ये दिक्कतें आपकी आ रही है, ठीक है ना, कि आपने वो पाइप लगा दिया। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जब आपने इसको लगा दिया तो ये सारा पानी कहाँ जाएगा? इसके अंदर, जिससे क्या होगा, वो पानी भरने की समस्या आती है वो भी खत्म हो जाएगी। जो पानी भरने की समस्या है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म। वो जो पानी आपका है जो भर रहा था वो कहाँ जा रहा है? नीचे। तो यानी एक साथ में 2 बेनिफिट हो रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर आप काम कर ही रहे हो स्मार्ट सिटी पे, तो आइडिया मेरे से भी ले लो, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं दूंगा कभी आइडिया, अभी मांगा नहीं उन्होंने। चले आगे, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, ठीक, हाँ ठीक, चलो आगे देखो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप लोग हो मेरे समर्थन में, बस काफी इतना। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो यह टांका प्रणाली का ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और देखो यह टांका प्रणाली का ही नवीन रूप है। यह टांका प्रणाली का ही नवीन रूप है, नवीन रूप है, नवीन रूप है। इसमें वर्षा जल को, वर्षा जल को, वर्षा जल को पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंक या, भूमिगत टैंक या, टैंक या बोरवेल के पाइप में डाला जाता है। भूमिगत टैंक या बोरवेल के पाइप में डाला जाता है। भूमिगत टैंक या बोरवेल के पाइप में डाला जाता है। कंप्लीट है? चलो, तो ये तो हो गई आपकी विधियां। ये कौन कौन सी आपकी विधियां हैं जल को संरक्षित करने की। अब बात ये आ रही है कि जल को संरक्षित क्यों करना पड़ रहा है? हमारे बरसात कम है, और बरसात कम होने से हमारे यहाँ आपदा आती है। कौन सी आपदा आती है आपके राजस्थान में? बिल्कुल, सूखा और अकाल। सूखा व अकाल की स्थितियां हमको देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या आ रहा है? सूखा व अकाल।
इसी के अंदर नेक्स्ट आप डाल दो हेडिंग सूखा व अकाल। तो ये छोटा टॉपिक छोटा ही है, इसलिए मैं अलग से आपको डलवा रहा हूँ हेडिंग, इसी में डाल दो, थोड़ा बड़ा लिखना ताकि पता लगे ये अलग पॉइंट है, सूखा व अकाल। अब सूखा और अकाल को अगर आप देखते हैं तो जैसे हमने वहां कहा था कि घी ढूलिया मारो कीनी जासी, पानी ढूलिया मारो जी बढ़े, है ना, कि घी ढुल जाए चल जाएगा लेकिन पानी अगर ढुला तो दिक्कत आएगी, राइट। इस तरह से यहां पर भी कुछ आपकी पंक्तियां हैं, उनमें से एक पंक्ति है तीजो कुरियो, तीजो कुरियो आठवो काल, तीजो कुरियो आठवो काल। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान में हर 3 साल में आपका सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। और राजस्थान में हर 8 साल में क्या पड़ता है? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। ये कह रहा है कि 3 साल में सूखा और हर 8 साल के अंदर राजस्थान में अकाल की स्थिति मिलती है। अब आप कहोगे सर हम तो इतने बड़े हो गए, हमें राजस्थान में अकाल नहीं देखा। तो आप अच्छे टाइम पैदा हुए, है ना। आपके आने से अकाल, ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, इनके आने से अकाल नहीं पड़ रहा है। सुनो, बात सुनो, आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो है अकाल जो है वो आपको दिख इसलिए रहा है कि आपने बांध बना दिए, आपने नहरें बना दी, इसलिए पानी आ रहा है। और जब पानी बरसात कम भी होती है ना तो आपको पानी मिल जाता है। सेकंड, आपने हर घर में बोरवेल खोद दिए तो पानी की व्यवस्था हो जाती है। अदरवाइज अगर आप ये हटा दो तो आपके यहाँ अकाल कई बार पड़े होंगे। अच्छा, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं बालिकाओं को छोड़ देते हैं, बालक की ये बालिकाएं बताएगी नहीं, तुम बता देना। सन 2000 के आसपास को ये क्या 1-2 है, 2000 सन 2000 है, ठीक है, 2 ही लोग हो, ठीक। 2001 से 2003 के बीच, ठीक है। हाँ, तुम इसमें हो 2000। ये व्यक्ति अवतार नहीं है, जब ये पैदा हुआ तो पूरे राजस्थान में अकाल था। सुनो, ये प्रश्न याद करना, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर, क्या ये पूछा क्वेश्चन है कि राजस्थान के 32 जिलों में अकाल कब पड़ा? तो 2002 से 2003, 2002 से उस समय जिले कितने थे? जिले कितने थे उस समय? 32। कितने थे? 33 कम है ना, 2008। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस वर्ष में संपूर्ण राजस्थान के अंदर अकाल की स्थिति देखने को मिली? सन 2002 से 2003 के अंदर आपको संपूर्ण राजस्थान में उस समय के 32 जिलों के अंदर आपको अकाल देखने को मिला था। अभी कितने जिले? 50। इसमें कितने थे? 32 थे। कितने थे? याद रखना, तुम्हारे बर्थ के बाद जो है अकाल पड़ा है भयंकर वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद अगर बात समझो, उसके बाद में आप अगर देखते हो तो राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, नहरों के ऊपर काम हुआ है, बांध आपके जो है उनमें पानी आ रहा है। हालांकि उसके बाद हमारे को स्थिति कम देखने को मिलती है, लेकिन सन 2002 और 3 के बाद बताता हूँ, सन 2005 की घटना, 4-5 की घटना, उदयपुर जो जिले आप देख रहे हो वो सारी सूखी थी। सारी क्या थी? सूख गई थी। फतेह सागर, पिछोला, इनमें बिल्कुल पानी नहीं था, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था, ये स्थिति थी। लेकिन जस्ट उसके अगले साल इतनी बारिश आई कि उदयपुर में बाढ़ आ गई। हमारी बात, तो हमारे स्थिति जो है वो है वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। इस कारण से कई बार सूखा पड़ता और कई बार बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अब चलते अपन आगे, यहाँ पे एक पंक्ति और है। एक पंक्ति और क्या है? पग पुंगल, पग पुंगल धड़ कोटड़े, धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, बाहु बाड़मेर, जाय लादे जोधपुर, जाय लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर, ठावो जैसलमेर। अब आपको इसलिए पंक्ति क्यों लिखा रहे हो समझो। इतना ही पूछेगा कि निम्न पंक्ति का संबंध किससे है, या ये ऊपर लाइन देगा खाली और डेट कर देगा आपके डॉट डॉट डॉट, पूछ लेगा इस पंक्ति का संबंध किससे है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस पंक्ति का संबंध अकाल से है। ये कह रहा है कि अकाल जो है खा पी के रास्ता में पड़ा हुआ है। अपन जैसे खाना खा के बस सोते ना आराम से, वैसे पड़ा हुआ है और फैला हुआ है, पाँव कहीं जा रहे हैं, हाथ कहीं जा रहे हैं।
ठीक है। पग पुंगल यानी जो पांव इसके हैं वो कहाँ है, पुंगल यानी बीकानेर क्षेत्र में, कहाँ है, बीकानेर। धड़ कोल्डे यानी जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के बीच का इलाका है वहां इसका धड़ है, मतलब सो रहा है, ठीक है। और जो इसके भुजाएं हैं, जो इसके हाथ है वो कहाँ है आपके, बाड़मेर में। इसको अगर ढूंढोगे तो जोधपुर में दिख जाएगा आपको, कहाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा है। और इसका ठिकाना कहाँ है, कि वहां तो हमेशा आपको स्थिति देखने को मिलती है कि वहां पे आपका सूखा और अकाल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि वर्षा कितनी हो रही है, केवल और केवल 10 सेंटीमीटर। तो इस पंक्ति का संबंध और इस पंक्ति का संबंध किससे है पूछेगा। इसका संबंध सूखा और अकाल से है और इसका संबंध किससे है, केवल और केवल अकाल के विस्तार से है। कोई आपत्ति इसी की। एक और बात करते हैं, एक शब्द आता है त्रिकाल। क्या आता है, त्रिकाल। त्रिकाल मतलब तीन चीजों की कमी, तीन चीजों की कमी हो जाएगी। क्या तीन चीजें हैं, अकाल पड़ता है जल से, किससे पड़ता है, जल की कमी हो जाएगी तो अकाल है, ठीक है। और उसके बाद जल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, अनाज, क्या नहीं होगा। और जब अनाज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है चारा भी नहीं होगा। इनकी कमी जब हो जाएगी तीनों की तो यह कहलाएगा आपका त्रिकाल। और ऐसा त्रिकाल देखा गया था 1987 में। कब देखा गया, देखा गया था, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास में और भी अकाल है। हमारे पास में एक अकाल की वैरायटी है सहसा बदूसा। क्या है हमारे पास, सहसा बदूसा, कई जगह में बदूसा लिखा हुआ है, तो बदूसा आ जाए, बदूसा आ जाए। इसका टाइम पीरियड पूछेगा। इसका जो समय अवधि है वो है विक्रम संवत। कौन सा संवत, विक्रम संवत 1900 से 1901, 1900 से 1901। मुझे बताओ कि जो विक्रम संवत आपका है उसमें और जो चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर उसमें कितना डिफरेंस है, 57 सालों का, आया ना। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं विक्रम संवत की, यानी कि जो अगर आपसे पूछेगा अंग्रेजी जो कैलेंडर आपका है उसके अकॉर्डिंग 57-58 कितना हो जाएगा, 1957 से 58 के बीच में आपका एक अकाल पड़ा है, जिससे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सहसा बदूसा या सहसा मधुसा। समझ में आ रही बात, क्या कहना चाह रहे हो। सॉरी कम हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल 1800 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1857 निकालना है ना, 43 के आसपास है ना, 43, ठीक इट्स ओके। हाँ, यहाँ मेरी मिस्टेक है कि अपन जो है वो आगे है, अंग्रेज पीछे है। कौन आगे है, अपन, अंग्रेज कहाँ है, पीछे। अभी क्या चल रहा है, 2024, करो जोड़ो 57 कितना हो जाएगा, अरे 81 हो जाएगा ना। 57 और 24 कितना होता है, 81 है ना। तो अभी अपन जो बैठे हैं वो बैठे हैं विक्रम संवत 2081 में, जबकि जो आपका कैलेंडर है अंग्रेजी उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ बैठे हो, 2024 के अंदर बैठे हो। अब एक बात समझो, जितने भी आपके त्योहार चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हमको पहले पता लग जाता है सब किस दिन चंद्र ग्रहण होगा और किस दिन सूर्य ग्रहण होगा। हमारे कैलेंडर में पहले से मेंशन, पहले से लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक साल बाद कब आपका सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सब आप कैलेंडर में पहले से लिखा हुआ है। और नासा हमको बताता है 6 महीने पहले कि हाँ सब हो सकता है, संभावना ही है दिखे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलते अपन आगे, एक आपका और है अकाल जिसके बारे में पूछ सकता है, वो है छपनिया अकाल। क्या पूछ सकता है, छपनिया अकाल। छपनिया काल क्या होता है, तो ध्यान रखना, छपनिया काल जो है वो समय अवधि जो उसकी है वो विक्रम संवत है। विक्रम संवत 1956 में अकाल पड़ा, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं छपनिया काल। ये कब पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में पड़ा। अगर इसको आप करोगे ईयर में कितना हो जाएगा, 1899 आया ना। तो ये पूछ सकता है कि छपनिया काल कब पड़ा, वहां अगर दे रखा ऑप्शन विक्रम संवत 1956 ये करना है, अगर दे रखा हो ईयर तो क्या जाओगे 1899 के साथ आपको जाना है। क्लियर यहां तक सभी का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सूखा और अकाल के अंदर, अकाल के कुछ नाम मैंने आपको बता दिए हैं, अकाल क्यों पड़ता है उसकी बात करते हैं। क्या ऐसा कारण है कि अकाल पड़ रहा है राजस्थान में, मूल कारण एक ही है, वर्षा। वर्षा की कमी के कारण आपके यहाँ पे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, इसके अलावा और कोई बड़ा आपका कारण नहीं है। दूसरा कारण ये कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं से भी कोई नदी ऐसी नहीं आ रही है जो पानी लेकर आए, सदाबहार हो, कहीं से भी नहीं आ रही है।
केवल एक नदी को छोड़ दो, ठीक है, चंबल को, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी नदी नहीं जो साल भर आपकी पानी लेकर आ रही हो। तो नदियों का अभाव है, वर्षा की कमी है, इस वजह से हमें यहाँ पे अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। तो शुरू कर लिखना साथियों इसमें, पहले सूखा और अकाल, सूखा और अकाल को लिखें। लिखे इसके अंदर एक बात साथियों, वर्षा की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति, वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति, सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, जब निरंतर कई वर्षों तक, जब निरंतर कई वर्षों तक, कई वर्षों तक, कई वर्षों तक सूखे की स्थिति रहती है, सूखे की स्थिति रहती है, रहती है, तो यह दशा, तो यह दशा अकाल में बदल जाती है, तो यह दशा अकाल में बदल जाती है, तो यह दशा अकाल में बदल जाती है। क्या हो जाता है, जब लगातार सूखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अकाल आपका पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी गांव में कोई तालाब, बड़ा सा तालाब है जिससे वो सब गांव वाले पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार वो पानी से भर गया पूरा, अगली बार बारिश कम हुई तो उसमें कुछ पानी से बचा हुआ था, उससे गांव वाले पानी पीने का काम तो कर लेंगे। लेकिन मान लो नेक्स्ट ईयर वापस से अगर आपका जो है बरसात नहीं हुई तो ऑब्वियस बात है उस तालाब में पानी खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि वहां ना तो पीने के लिए पानी होगा और न ही कृषि के लिए पानी होगा। उस स्थिति में क्या होगा, वहां पे वहां अकाल पड़ेगा। सन 2002 की जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ, सन 2002-2003 मैं बता दूं कि उस समय में राजसमंद के अंदर था। कहाँ था, राजसमंद में। आप अभी पढ़ोगे आगे, खनिज क्षेत्र, वहां जिंक का एक क्षेत्र है, राजपुरा दरीबा माइंस। हमने वहां देखा है अकाल की। उस स्थिति में ये हुआ था कि साथियों वहां पे अनाज तो है ही नहीं, ठीक है, और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो वहां जो है, जो हिंदुस्तान जिंक है उसके द्वारा आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके जो पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई। होता ना खाकला, गेहूं का जो होता है, वो दूर दूर से मंगाया गया और पानी के टैंकर दूर दूर से मंगाए गए और वहां कुंडियां बनाई गई, होती है ना पानी की कुंडी, वो बनाई गई ताकि पशु वहां पानी पी सके। आपको जान के हैरानी होगी कि पशु तो पानी पी रहा, जो पी रहा ठीक है, लेकिन पशुओं के पीने से पहले वहां लोग पहुंच रहे थे, सुबह शाम जो है वहां पहुंच जाते थे, नहाना धोना सब काम वहीं हो रहा था। ये कंडीशन थी। और कुछ दिन बाद में जो है जिनके जो लोग थे उनको वहां से वहां आना पड़ा और उन लोगों को भगाना पड़ा। उनमें हम भी थे। मतलब क्या करोगे जब पानी नहीं है पीने के लिए, तो क्या करोगे, आपको जाना है और पानी लेके आना है। ये कंडीशन सन 2002 से 2003 की बात बता रहा हूँ। उस समय राजस्थान के समस्त जिले आपके अकाल की चपेट में थे। हमारी बात कितना भयंकर आपका अकाल था। राजसमंद कहाँ आता है, कहाँ जैसलमेर है, फिर भी राजसमंद में आपका जो है अकाल पड़ा था। देखो दोस्तों अगला बिंदु इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, तीजो कुरियो आठवों काल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आपका, तीजो कुरियो आठवों काल, तीजो कुरियो आठवों काल, आठवों काल। और लिखो तीजो कुरियो आठवों काल को लिखो। इस पंक्ति के अनुसार, इस पंक्ति के अनुसार राजस्थान में हर 3 साल में सूखा, इस पंक्ति के अनुसार राजस्थान में हर 3 साल में सूखा, हर 3 साल में सूखा, सूखा, वह हर 8 सालों में, वह हर 8 सालों में, 8 सालों में अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। वह हर 8 सालों में अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। वह हर 8 सालों में अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। हर 8 सालों में अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखो साथियों, नेक्स्ट पंक्ति दो बुरी, पग पुंगल धड़ कोंडे बाहु बाड़मेर
जाए लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर, इसको उतारो ऐसा कैसे। कंप्लीट है, लिखे। देखो इन पंक्तियों में अकाल का फैलाव दिखाया गया है। इन पंक्तियों में अकाल का फैलाव दिखाया गया है। अकाल का फैलाव दिखाया गया है, जिसमें अकाल के पांव, पुंगल बीकानेर, धड़ कोटड़े, ब्रैकेट में कर देना, बाड़मेर व जैसलमेर के मध्य। क्वेश्चन बना लिखो, बाड़मेर व जैसलमेर के मध्य, बाड़मेर व जैसलमेर के मध्य, क्वेश्चन बंद। धड़ कोटड़े ब्रैकेट में लिखिएगा, बाड़मेर व जैसलमेर के मध्य, ब्रैकेट बंद कर दिया। नेक्स्ट लिखो, भुजाएं बाड़मेर में, भुजाएं बाड़मेर में, भुजाएं बाड़मेर में। फिर लिखो नेक्स्ट, कुछ प्रभाव जोधपुर में, कुछ प्रभाव, स्पीड ज्यादा है क्या मेरी, स्पीड ज्यादा है, कुछ प्रभाव जोधपुर में वह इसका मूल ठिकाना जैसलमेर है, वह इसका मूल ठिकाना जैसलमेर है। मूल निवास कहाँ का इसका, जैसलमेर का है ना, वह इसका मूल ठिकाना जैसलमेर है। क्लियर। पंक्तियां पूछेगा, इतना ही पूछेगा, संबंध किससे, इतना ही पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, त्रिकाल। और देखो, इसमें जल, अनाज व चारा की कमी हो जाती है, इसमें जल, अनाज व चारा की कमी हो जाती है, इसमें जल, अनाज व चारा की कमी हो जाती है। जल, अनाज व चारा की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति राज्य में 1987 में देखी गई। ऐसी स्थिति राज्य में 1987 में देखी गई, 1987 में देखी गई। आपको याद हो शायद, कोविड के टाइम के आसपास का टाइम है, जब आपके नासिक के पास में कहीं अकाल पड़ा था, महाराष्ट्र के अंदर, और हमने राजस्थान से चंबल का पानी टैंकर के माध्यम से, ट्रेन के जो होते हैं टैंकर, उनके माध्यम से अपन ने पानी भेजा था। पर्टिकुलर जो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अपन ने पानी वहां भेजा था। तो आप वर्तमान में तो सुविधाएं हैं आपके पास, अगर पानी कहीं नहीं है तो आप दूसरे राज्य से पानी भेज रहे हो, लेकिन उस समय आपकी व्यवस्थाएं नहीं थी, इस वजह से हमें जो है अकाल देखने को मिलता था। अगला लिखो नेक्स्ट, सहसा बदूसा पब्लिक मदूसा, सहसा बदूसा पब्लिक मदूसा, सहसा बदूसा, वह भालू वाला है, सहसा बदूसा ऑब्लिक मदूसा। यह अकाल विक्रम संवत 1900 से 1901 में पड़ा। यह अकाल विक्रम संवत 1900 से 1901 में पड़ा।
कब पड़ा? 1900 से 1901 में पड़ा। यह अकाल विक्रम संवत 1900 से 1901 में पड़ा है ना। विक्रम संवत पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, विक्रम संवत, विक्रम संवत। क्लियर? चले अपन आगे। पहले एक प्रश्न पता करके आना कि जो भारत का जो कैलेंडर है वो किस संवत चल रहा है, विक्रम से या शक से? चल रहा है जो शक थे उनके द्वारा चल रहा है। और जो शक आदि जाति थी वो क्या लेके आई थी राजस्थान में? बावड़ी निर्माण की प्रथा। बताया था शक विदेशी थे क्योंकि संवत विक्रम जो है वो हमारा खुद का था, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है? पाल किसका कर रहे हो आप? शक का कर रहे हो, जबकि राइट क्या है हमारा? विक्रम संवत। ठीक है, ये दुविधा है भारत की। देखो अगला, छपनिया अकाल। छपनिया अकाल, छपनिया अकाल। और देखो यह अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा। यह अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा। विक्रम संवत 1956 में पड़ा। कब पड़ा? विक्रम संवत 1956 में पड़ा। यहां तक क्लियर था? चलो ये थोड़ा सा बाकी रह जाएगा, टॉपिक सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कि तो अपनी बात हो गई सूखा और अकाल की। इसमें एक लाइन जोड़ो, बनाओ, ब्रैकेट में लिखो। हाँ, इसी नीचे बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, इसी में लिखो, एक लाइन जोड़ो। देखो विक्रम संवत, विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से, विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। 57 बात करते हैं, आगे चलता। लिख दिया आपने यहां तक। एक प्रश्न भी आया है, आना नहीं चाहिए था, आया है, कोई बात अच्छी बात है। सूखा और अकाल में डिफरेंस क्या है? क्या बताया था मैंने कि जब बरसात की कमी होगी तो क्या कहोगे? सूखा। लेकिन जब निरंतर सूखा पड़ता रहेगा तो जब आपके बिल्कुल पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कृषि के लिए पानी नहीं है, क्या हो जाएगा वो स्थिति? अकाल। सूखे में केवल जल की कमी है, क्योंकि अकाल में आपके जल, अनाज और चारा, इसकी कमी है। ठीक है, जो आपका अकाल है वो सूखे की महादशा है, एक तरह से मान लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहां से। ये तो हुई बात अपने यहां तक। अब हम चलते हैं यहां से, एक और बिंदु से जोड़ेंगे अपन। लिखोगे आप, क्या हो गया? हाँ, अभी तो बोल मत जाना ना बीच में बेटा टाइम के बारे में, तो नहीं तो ये आक्रमण हो जाएगा तुम्हारे ऊपर टिड्डियों का। देखो टिड्डी दल आक्रमण, इसी में अगला एक जोड़ लो हेडिंग, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए मैं एक साथ करा रहा हूं, क्योंकि एक आधा प्रश्न में बन जाता है, ज्यादा संभावना नहीं है इनमें। अब बात ये आ रही है कि टिड्डी है क्या? तो राम जी का घोड़ा कहते थे अपन तो, है ना, जानते हैं सब लोग क्या है टिड्डी? देखा है सबने, टिड्डियां उड़ती हुई आपको दिख जाती है ना। अब ये टिड्डियां जो है आतंक कब मचाती है? किस समय मचा रही है आतंक? खरीफ की फसल में है, जुलाई अगस्त में आ जाती है टिड्डियां आपके यहाँ। आक्रमण की बात कर रहा हूं, हमले की बात कर रहा हूं। हमला कब करती है आपके? अप्रैल के आसपास, सर्दी के बाद के आसपास ना, सर्दी के टाइम के आसपास। अरे हाँ है ना। सुनो, अपने यहाँ पे टिड्डियां देखने को मिल रही है अभी, वो नॉर्मल टिड्डियां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मारो को मर जाएगी ऐसी टिड्डियां। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो टिड्डियां आती है वो बड़ी मात्रा में आती है ना। अब वो आ कहां से रही है? आपने कहा कि साहब भारत में टिड्डियां कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान से है, बहुत सही। पर पाकिस्तान में कहां से आ रही है? अफगानिस्तान से। और वहां कहां से आ रही है? कहने का मतलब हुआ मध्य एशिया। क्या कहने का मतलब हुआ? कि इनकी जो उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया है। ठीक है, अब एक बात समझो कि मध्य एशिया में क्या हो रहा है कि ये टिड्डियां उत्पन्न हो रही है। समझना इस बात को। आपके यहाँ टिड्डियां अभी दिख रही है? दिख रही है? क्यों दिख रही है?
टिड्डियां कब दिखती है? बारिश में। कब दिखती है? अपने यहाँ जो है वो बारिश ग्रीष्म काल में हो रही है और हमारे यहाँ टिड्डियां वर्षा के समय दिख जाती है, ग्रीष्म काल में दिख जाती है, राइट। जैसे ग्रीष्म काल हटेगा टिड्डियां गायब हो जाएगी, हो जाएगी गायब। लेकिन फिर क्या होता है, जब शीतकाल होता है तब ये उड़ते हुए कहां से आ रही है? पाकिस्तान से हमारे यहाँ आ रही है। और वहां कहां से? मैंने कहा मध्य एशिया से। ऐसा क्या हो रहा है मध्य एशिया में कि ये टिड्डियां वहां पे पैदा हो रही है? और ऐसा क्या कारण है कि टिड्डियां मध्य एशिया से उड़ते हुए भारत आ रही है? समझो, पहली बात तो ये कि आप ही ध्यान रखना कि शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसे हम कह रहे हैं मावट, और मावट बिना मौसम की वर्षा है। और ये वर्षा कहाँ होती है? ये वर्षा क्यों होती है हमारे यहाँ? ये वर्षा होती है हमारे यहाँ भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। किससे होती है? आपको मैंने एक चित्र बना के बताया था उस समय भी कि जो हमारा भारत है इसमें अगर हम बात करें यहाँ कि भाई यहाँ बरसात हो रही है और वहां से पवनें चल रही है, वो यहाँ आती है और यहाँ भारत के अंदर बरसात करती है, बताया था। अब समझो, ये जो बेल्ट आपका है ये मरुस्थली बेल्ट है। कैसा बेल्ट है? जब यहाँ पे शीतकाल में बारिश गिरती है तो यहाँ की मिट्टी हो जाती नमी। क्या हो जाती है? उसी नमी में पनपते हैं टिड्डे। क्या पनपते हैं? टिड्डे पनपते हैं। अब टिड्डे पनप यहाँ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि आप दिमाग लगाओ, टिड्डे हल्के हैं, पंख है उनके पास, ठीक है। इस समय शीतकाल में जो पवन है वो पवन कहां से कहां चल रही है? वो चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस समय चलती है पछवा जेट स्ट्रीम। हाँ या ना? अब क्या हुआ? टिड्डे जो है वो हल्के हैं, जहां हवा जाएगी वो उनके साथ जाएंगे। अब वो कुछ करना तो है नहीं, खाली पंख फैला दो ऑटोमेटिक जाएंगे आगे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही कारण है, मूल कारण आपका जो है वो ज्योग्राफिकल कारण आपका है। इस वजह से टिड्डे जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। और आप देखो यहाँ से यहाँ आते आते, यहाँ से यहाँ आते आते मावट का प्रभाव कम पड़ रहा है कम, है ना। इसी वजह से यहाँ से यहाँ आते आते इनमें टिड्डी का जो प्रभाव है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसकी तुलना में कम हो जाता है। लेकिन टिड्डी का एक गुण है कि जहां बैठेगी वहां संख्या डबल तिबल चौबल कर सकती है। हाँ या ना? इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो आक्रमण हो रहा है वो नुकसानदायक है। तो पहला प्रश्न आपने बता दिया कि जो टिड्डी आक्रमण कर रही है वो कहां से कर रही है? पाकिस्तान से। अब सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है? तो आप दिमाग लगाओ कि सबसे जो पश्चिमी जिला हमारा है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? तो जैसलमेर के अंदर आपकी यह एंटर करेगी। अब हमने क्या किया कि जो टिड्डी आक्रमण करेगी तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसकी सूचना जो है राजस्थान के हर जिले में पहुंच जाए, इसके लिए हमने एक सूचना संगठन केंद्र बनाया। क्या बनाया? सूचना संगठन केंद्र बनाया है। किसके लिए बनाया है? इसके आक्रमण को चेताने के लिए। तो हमने क्या किया, ये बनाया है जोधपुर में। कहां बनाया है? जोधपुर में बनाया है। इससे आप कह सकते हो चेतावनी केंद्र भी कह सकते हो, या कह सकते हो सूचना संगठन केंद्र। तो चेतावनी केंद्र लिखा सकता है, तो भी कहां बोलोगे? जोधपुर में। इसका ये चेतावनी क्यों आ रही? बात समझ आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो मध्य एशिया से इसलिए आ रही है, सब वहां होती उत्पन्न है और वहां जो पवन हमारे यहाँ आ रही है उस पवन के सहारे सारी ये आगे बढ़ जाती है। और इसका जो प्रभाव ज्यादा है वो पश्चिमी जिलों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर संख्या बल ज्यादा है इनका तो ये यूपी तक पहुंच जाती है, एमपी तक पहुंच जाती है, संख्या बल ज्यादा होने पर। और अगर इनको बीच में अपने ढेर कर दिया तो ये आगे नहीं पहुंचेगी। समझ में आ गई बात? अब देखो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो बेचारा कौन है? इनके पास सुविधाएं नहीं है कि इनसे लड़ सके, और ये लड़ते अपने से है, ठीक है। ये रोक नहीं पाएंगे तो अपने आएंगे, अगर ये रोक ले तो अपने यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जैसे ये आती है राजस्थान में, अपन प्रयास करते हैं रोकने का। अपन क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। किस वजह से? ये आपकी आगे जो राज्य है उनमें जा नहीं पाती है, या जाती भी तो बहुत कम संख्या में जा पाती है। क्लियर? इसमें कल 3 प्रश्न बनेंगे जो आपके सामने। लिखो उसमें, देखो टिड्डी दल आक्रमण, और देखो इसमें पहला बिंदु, राज्य में टिड्डियों का आक्रमण, राज्य में टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान से होता है। राज्य में टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान से होता है। टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान से होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में टिड्डी दल का प्रवेश द्वार
राजस्थान में टिड्डी दल का प्रवेश द्वार जैसलमेर कहलाता है। राजस्थान में टिड्डी दल का प्रवेश द्वार जैसलमेर कहलाता है। जैसलमेर कहलाता है। नेक्स्ट, टिड्डी दल आक्रमण, देखो टिड्डी दल आक्रमण सूचना संगठन केंद्र, टिड्डी दल आक्रमण सूचना संगठन केंद्र ऑब्लिक चेतावनी केंद्र जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। बात सुन आ रही है? एक दो तीन प्रश्न जो आपके बन सकते हैं वो ये है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? समय सीमा भी समाप्त नहीं हुई है, एक दो बात और कर सकते हैं अपन, समझो। सुन लो। नेक्स्ट बिंदु लिखो। जो है 8 बजे का मत देखा करो घड़ी में, कोई बात अगर बता रहा हूं तो लिख लिया करो। देखो मेरा टारगेट ये था, सुन लो, मैंने ये लगवाया इसलिए था कि ये कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, चलेगी जहां से प्रश्न आता बनेगा, लेकिन आज नहीं हो पाया मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो बिंदु है वो खत्म होगा, फिर इस तक अपन पहुंचेंगे। दो लाइनें लिखनी, इसमें ज्यादा कोई बात है नहीं, 2 लाइनें लिख सकते हैं अपन, ठीक है? 4 लाइन लिखेंगे, 5वें आपको छोड़ देंगे। सुनो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है, समझ लो इस बात को। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या होंगे? आप कहेंगे सर राजस्थान बाढ़ आती है क्या? तो आती है केवल वर्षा काल में, केवल वो भी कभी कभार। तो आप ये देखो कि बाढ़ कहाँ आ रही है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है लूनी में। कहाँ आती है? अभी आना सागर जब भर गया था तो पानी पूरा भर गया अजमेर शहर के अंदर, आया ना, कई सारे घरों में पानी चला गया, तो लूनी की वजह से हुआ कि पानी उसका कहा जा रहा है आना सागर में, ठीक है? दूसरी बार आती है हमारे यहाँ चंबल में। किसमें आती है? चंबल में। चंबल जब आपकी जो है पूर्ण बहाव होती है तो आसपास जो इलाके हैं वहां बाढ़ आती है। चंबल और चंबल साइड दिया, जैसे काली सिंध है, झालावाड़ बाढ़ आती है, ठीक है? माही, जब माही डैम पूरा भर जाता है और जब वहां पे जब स्थिति ये होती है, जब गेट खोलते हैं और जब पानी ज्यादा होता है तो बांसवाड़ा 100 टापुओं बढ़ जाता है, राइट? तीसरी जो बाढ़ हमारे आती है वो आती है बनास क्षेत्र में। कहाँ आती है? बनास क्षेत्र में आती है। आप बता दूं कि सन 2022 के अंदर जो आपका बनास क्षेत्र है, वहां के जितने भी आपके आसपास जो इलाके हैं उस नदी क्षेत्र के, वहां पे अधिक वर्षा और पानी की भराई जो है ज्यादा भरने से वहां पे खरीफ की जो फसल है वो नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई। समझ में आ रही बात? जब बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है तो नुकसान किसको होता है? खरीफ की फसल को नुकसान होता है, हम जानते हैं, ठीक है? तो सन 2022 में बनास क्षेत्र में ऐसा हो चुका है। और एक बाढ़ आपकी आती है गंभीर। कहाँ आती है? जो करौली का इलाका है वहां पे, ठीक है? तो गंभीर, इधर आपका चंबल, आपका बनास, माही और आपका लूणी, इनमें जो क्षेत्र आपके आ रहे हैं वे सब क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। क्या है वे? कोई दिक्कत किसी को? हम जानते हैं बाढ़ कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। माही में बाढ़ आई तो कहाँ आएगी? बांसवाड़ा में। कहाँ आएगी? बांसवाड़ा। लूनी में तो कहाँ आएगी? बालोतरा में। कहाँ आएगी? बालोतरा और बाड़मेर और आपका सांचौर, ठीक है? और एक आपका जो क्षेत्र है, हमने बात की बनास में, तो बनास का जो इलाका है जिसमें आप पढ़कर आए थे, टोंक वाला, सही माधोपुर वाला, उस इलाके में आपकी बाढ़ आएगी। चंबल में तो कहाँ आएगी? जो कोटा बूंदी वाला इलाका है वहां आएगी, और उसकी जो साइड दिया है उनमें झालावाड़ के अंदर आपकी काली सिंध से बाढ़ आएगी। गंभीर में अगर बाढ़ आई तो करौली में बाढ़ आपकी आएगी। कोई आपत्ति इसी की? लिखो इसमें, एक लाइन जोड़ो, लिखो इसमें। मैं पूरा डिटेल लिखा रहा हूँ, कल आपको शॉर्ट लिखवा रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है। लिखो इसमें, देखो चंबल बेसिन कोमा माही बेसिन, चंबल बेसिन कोमा माही बेसिन, माही बेसिन कोमा लूणी बेसिन, चंबल, माही, लूणी,
कोमा, बनास, बनास, गंभीर, गंभीर, काली सिंध, काली सिंध, गग्गर, गग्गर, गगड़ी वाला, गधे वाला नहीं है ना, गग्गर, गग्गर नदी, गग्गर नदी बेसिन क्षेत्र, गग्गर नदी बेसिन क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैंने आपके कहने पे इसको शॉर्ट लिखवाया क्योंकि मैं आपको जिलों के नाम भी लिखवा रहा था। टाइम तो नहीं हो रहा आपके? देखो माही में लिखो, माही डूंगरपुर बांसवाड़ा, माही डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, माही के बाद में आपका बनास, बनास, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। लिखो नेक्स्ट, चंबल, चंबल, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। मतलब ये मुख्य जोन है जहां ज्यादा आते हैं। भाई तो बाढ़ कहीं भी आ सकती है, ठीक है ना। चंबल हो गया। इसके बाद देखो आप गग्गर, गग्गर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर। गंभीर, करौली, गंभीर, करौली। काली सिंध झालावाड़, काली सिंध झालावाड़, काली सिंध कहां आ रही है? झालावाड़। फिर लिखो नेक्स्ट, कितनी हुई नदियां? हो गई आपकी। बनास हो गया, माही हो गया, लूनी, लूनी। देखो इसमें बालोत्रा, बालोत्रा, बाड़मेर, बालोत्रा, बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, सांचौर, ठीक है। और एक कर देना पुष्कर, क्या कर देना? पुष्कर। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं। एक और जोड़ लो इसमें, बाणगंगा, बाणगंगा भरतपुर। कितनी स्पीड से बंद करते कॉपियां हैं, बाणगंगा भरतपुर, ठीक है। चलो अब बंद करो स्पीड से कॉपियां। देखो हमारा एक रहता है, जो भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, कि कोई बात छूटे ना, ये मुख्य हमारा टारगेट होता है, ठीक है ना। चलो एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ बताओ। एक सेकंड, कौन सा असुमेलित